नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि मध्य प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं उनके बारे में बेसिक जो जानकारी है, जो किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती है और वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी वस्तु निष्ठ जो भी जानकारी होगी उस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जो इंट्रो है वो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जो उद्यान होता है वो अपने देश में कैसे बनते हैं या किस अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र कहे जाते हैं। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसी अधिनियम के तहत देखें तो भारत में जो नेशनल पार्क है, जिन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, ये एक संरक्षित यानी कि कंजर्व्ड रीजन होता है। और ऐसे क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो भी वन्य जीव हैं, जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, संपूर्ण जो वहाँ का इकोसिस्टम है, उसे खास तौर पे उच्चतम स्तर की एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, सबसे खास बात देखिए, जो नेशनल पार्क होते हैं, ये ऐसे संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो तंत्र है, जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जो भी घटक हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, इनकी पूरी तरह से क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है। तो तीन रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम की क्या की जाती है, खास तौर पे सुरक्षा की जाती है। दूसरे तरफ से देखेंगे कि जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो कंपोनेंट हैं उनकी क्या की जाती है, वो सुरक्षा की जाती है, जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा की जाती है। और नेशनल पार्क में जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है, जो एक जैव विविधता है, उसकी भी क्या की जाती है, पूरी तरह से सुरक्षा की जाती है। और किसी भी प्रकार से, किसी तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटी है, यहाँ पर सबसे खास बात है कि इस क्षेत्र में जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो मानव की गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों पर क्या होता है, वो बैन होता है। सख्ती से आप कह सकते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगे होते हैं। अब जैसे मानव एक्टिविटीज हैं जिनकी हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। पशुओं की जो चराई होती है, जो ग्रेजिंग होती है, वो इसमें शामिल हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर लकड़ी की कटाई की जा रही है तो वो इसमें शामिल होता है, उस पर बैन होता है। इसके अलावा अगर कोई माइनिंग की जा रही है, कोई खनन जैसी जो गतिविधि है, उस पर पूरी तरह से बैन होता है। या कृषि जैसे जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी क्या होता है, पूरी तरह से बैन लगा होता है। और ख़ास तौर पर देखेंगे कि सीमा जो परिवर्तन है या फिर उनके उपयोग परिवर्तन को लेकर देखें तो राज्य जो मंडल है, उस राज्य विधान मंडल की जो मंजूरी है उससे कुछ इसमें बदलाव किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अगर विशेषताओं की हम बात कर लेंगे तो देखिए, पूरा जो संरक्षित क्षेत्र है, जिसे स्ट्रिक्ट जो प्रोटेक्शन जोन है उस रूप में शामिल किया जाता है। जो पूरी तरह से देखें तो ह्यूमन जो एक्टिविटी है, नो ह्यूमन डिस्टर्बेंस के तहत शामिल किया जाता है। तो कोर एरिया जो होता है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पर भूमि का कोई भी निजी जो ऑनरशिप है, जो स्वामित्व है, वो नहीं होता है। जितनी भी शिकार, वाणिज्यिक जो उपयोग है, इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से क्या होती हैं, वो निषिद्ध होती हैं। तीसरी बात, संरक्षण जो किया जाता है उसके बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। एक तो जो प्राकृतिक आवास है, जो हैबिटेट है नेचुरल स्तर पे, वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इस क्षेत्र में जो भी अलग अलग, चाहे वो वन्य जीव हो, चाहे वो वनस्पति हो, उनकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनका क्या किया जाता है, वो संरक्षण किया जाता है। अगर इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, जो पारितंत्र है, उसका पूरी तरह से क्या किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि एक्टिविटी है, जो गतिविधियां हैं, इन पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। सीमा या भू उपयोग या जो भी नियम कानून है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी के तहत निर्धारित किए जाते हैं। एक दो चीज़ें और हैं जो हम रिपीट कर सकते हैं। जो भी राष्ट्रीय उद्यान है और जो अभयारण्य होते हैं
वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है, वन्य जीव जो अभयारण्य है, इनमें बेसिक जो महत्वपूर्ण जो अंतर होते हैं वो एक तो मानव गतिविधियों के अंतर पे होता है। जहां राष्ट्रीय उद्यान पर पूरी तरह से मानव जो गतिविधियां हैं उन पर बैन होता है, वहीं वन्य जीव जो संरक्षण क्षेत्र है वहां पर कुछ सीमित नियमों के तहत कह सकते हैं कि गतिविधियों को परमिशन दी गई होती है। अगर उपयोग की बात करेंगे, जो भी लैंड है, तो उसमें नेशनल पार्क के स्तर पे सख्त प्रतिबंध होता है, जबकि वन्य जीव जो अभयारण्य है वहां थोड़ा सा लचीलापन देखने को मिलता है। उद्देश्य की बात करेंगे तो संपूर्ण जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका जो संरक्षण है वो किया जाता है। और मुख्य रूप से देखेंगे वन्य जीव क्षेत्र में तो मुख्यतः जो वन्य जीव संरक्षण है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सीमा परिवर्तन के स्तर पे भी आप देख सकते हैं कि राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर नेशनल पार्क के संदर्भ में क्या है कि राज्य जो विधानमंडल है उसकी जो स्वीकृति है वो सबसे अहम यहाँ पर हो जाती है। पर्यटन के स्तर पे देखेंगे तो नेशनल पार्क में बड़े ही नियंत्रित तरीके से कुछ सीमित गतिविधियों तक जो पर्यटन है उसको प्रमोट किया जाता है, जैसे रिसर्च के लेवल पे, शोध के लेवल पे, या इको जो टूरिज्म है उसके स्तर पे। लेकिन इसकी अपेक्षा देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपेक्षाकृत अधिक जो पर्यटन है वो अलाउ रहता है। भारत में पहले भी हमने बात कर लिया कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप देख सकते हैं 107 ये जो नंबर है ये पहुंच चुका है। और जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको भी आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में, इनको हमने देखा है। आज चूंकि हमारी चर्चा किस पर होने वाली है तो ये मुख्य रूप से आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की श्रृंखला है, तो मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पर हम बात करने वाले हैं, एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। इस पूरे ये एमपी का मैप है, एक तो आपको एमपी का मैप शुरू से क्या करना है कि धीरे धीरे रिकॉल करते चलना है, ताकि बाद में क्या हो कि जब आपको हम बताएं कि ये जो नेशनल पार्क है ये इस स्टेट में है तो आपके माइंड में तुरंत ये जाना चाहिए कि आखिर एमपी का वो क्षेत्र एमपी के मैप में कहाँ पर है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो सकती है। अब देखिए यहाँ से एक एक करके नेशनल पार्क की हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए पहला नेशनल पार्क हम कौन सा ले रहे हैं तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वो वर्ष 1955 में हुई है। मध्य प्रदेश में ये पहला कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की चर्चा हम देख सकते हैं यहाँ पर 939.947 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि एमपी में ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये मांडला बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी अवस्थिति देखने को मिल सकती है। तो एक तरीका है कि आप मैप ले लीजिए और मैप में जैसे नेशनल पार्क आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो एमपी के मैप में उस क्षेत्र के संदर्भ में क्या करिए कि इसको लोकेट कर दीजिए कि कहाँ पर वो मैप है, और वहीं पर एक ही मैप पे आप सारे जो नेशनल पार्क हैं उनको लोकेट कर सकते हैं और बेसिक जो जानकारी है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए कि मुख्य जो वन्य जीव प्राणी है वो बाघ है, तेंदुआ है, गौर है, कृष्णमृग है, बाइसन है। बारहसिंघा खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका देखें तो जो स्वैम्प डियर है उसके लिए क्या है कि ये महत्वपूर्ण संरक्षण केंद्र है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको खास तौर पे आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। विशेष ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये इसलिए भी हो जाता है कि ये महत्वपूर्ण तौर पे आप देखेंगे जो कान्हा टाइगर जो रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व का क्या है ये खास तौर से एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो पार्क जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है फॉसिल्स राष्ट्रीय जो उद्यान है डिंडोरी का। कब स्थापित हुआ था तो ये 1968 में हुआ था। बाद में देखें तो 83 में इसे राष्ट्रीय जो उद्यान है वो घोषित कर दिया गया। 1983 में ये नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है 0.270 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। स्थान की बात करेंगे तो ये डिंडोरी है। डिंडोरी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विशेषता की बात करेंगे वृक्ष व वनस्पति के लाखों वर्ष पुराने जो जीवाश्म है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो नेशनल पार्क है वो क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में की गई थी। क्षेत्रफल क्या है तो 448.842 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। स्थान की बात करें तो उमरिया और जो कटनी क्षेत्र है इन्हीं दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर इसका क्षेत्र विस्तारित देखने को मिलेगा। जो इस पूरे राष्ट्रीय उद्यान में जो महत्वपूर्ण वन्य जीव हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, सफेद जो शेर है वो यहीं से उसकी खोज शुरू हुई है।
विशेष बात क्या है कि बांधवगढ़ जो किला है वो इसी परिसर में है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बांधवगढ़ जो फोर्ट है, इसका जो कैंपस है वो किस नेशनल पार्क से संबंधित है, तो ये आप देख सकते हैं इसी नेशनल पार्क में ये अवस्थित है। अगला देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था, तो देखिए 1958 में हुआ था। और अक्सर इसकी सीक्वेंसिंग आपसे पूछता है, जैसे इधर नेशनल पार्क दे देगा और इनकी स्थापना कब हुई है और उनसे मिलान करने को क्या करता है, ये दे देता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 375.23 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। महत्वपूर्ण तौर पे इसकी जो स्थिति है वो शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो भी वन्य जीव है, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जो प्रवासी पक्षी जो मगरमच्छ है, उसकी अवस्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। विशेष ये चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक जो संरचना है, गौर जो कैसल है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1981 में हुई थी। क्षेत्रफल क्या है, तो 542 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। स्थान की बात करेंगे तो पन्ना छतरपुर में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। मुख्य जो वन्य प्राणी है उसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा और भालू है। विशेष स्थिति की बात करेंगे तो रेप्टाइल जो पार्क है वो आपको देखने को मिलेगा। जंगली जो भैंसा है उसके संरक्षण हेतु प्रस्तावित जो विस्तार है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी जो प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है, इस नाम से ये जाना जाता है। तो दोनों नाम से ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो प्रियदर्शनी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहाँ पर है, कब स्थापित हुआ था और विशेष क्यों है, खास इसकी विशेषता क्या है, तो या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था, तो वर्ष 1983 में हुआ था। क्षेत्रफल इसका 292.857 वर्ग किलोमीटर है। स्थान सिवनी छिंदवाड़ा है। मुख्य जो वन्य प्राणी है वो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर है और गौर है, मुंजक है, कृष्ण मृग है। ये काफ़ी संख्या में इस नेशनल पार्क में देखने को मिल सकते हैं। द जंगल बुक की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई थी, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है लोगों के बीच में, तो इसकी प्रेरणा पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है यहीं से ली गई थी। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये संजय राष्ट्रीय उद्यान डुबरी का है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी और क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 466 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। सीधी जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में ये अवस्थित है। मुख्य जो वन्य जीव यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसमें आपको बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा और इसका जो पुराना नाम है वो डुबरी है, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोनों नाम पूछे जा सकते हैं कि डुबरी जो नेशनल पार्क है या फिर संजय गांधी कह सकते हैं या संजय राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो नेशनल पार्क है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 588.729 वर्ग किलोमीटर है। स्थान की बात करेंगे तो होशंगाबाद नर्मदापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इस फैला हुआ है। मुख्य जो वन्य जीव प्राणी यहाँ पर देखने को मिलेंगे बाघ है, तेंदुआ है, चीतल है, गौर है, सांभर है, भालू है, मुंजक है, हिरण है। विशेष रूप से देखेंगे तो जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसी का ये विस्तारित रूप या उसका भाग कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। एरिया कितना है, तो 4.452 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। भोपाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में ये फैला हुआ है और ख़ास इसलिए है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जो वन्य जीव हैं उनका जो संरक्षण है वो कहाँ पर किया गया है, तो वन बिहारी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय उद्यान भी है और आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त हुआ है। चूँकि भोपाल में है, बड़ा जिले के स्तर पे एमपी का जाना जाता है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी है, तो इस कारण से मॉडर्न जो जू है उस रूप में इसको मान्यता दे दी गई है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। 2010 में स्थापित हुआ था। क्षेत्रफल कितना है, 89.74 हेक्टेयर है, यानी कि 0.897 स्क्वायर किलोमीटर है। स्थान क्या है, तो धार है। विशेषता क्या है, तो डायनासोर के अंडों और जीवाश्म का जो संरक्षण है वो यहाँ पर किया गया है। जो बालपुरा क्षेत्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। इसके अलावा सबसे देखें तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा।
कूनो इस समय भी चर्चा में है, क्योंकि ये खास तौर पर देखेंगे कि जो चीता है, चीता की जो विलुप्त होती जो स्थिति है, उसी के तहत जो पुनर्स्थापना की जो योजना है 2022-23 में, खास तौर पे प्रधानमंत्री के पहल पे नाइजीरिया से जो चीता लाए गए थे, तो उनको स्थापित किया गया है। ये जो नेशनल पार्क है 2018 में स्थापित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 748 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। श्योपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा जो एशियन जो टाइगर्स हैं, जो शेर हैं, उनकी पुनर्स्थापना हेतु भी ये प्रस्तावित है। गिर जो गुजरात क्षेत्र है, शेरों के स्थानांतरण की भी योजना है। और हाल ही में अफ्रीका से जो चीता लाए गए हैं और उन चीतों की जो संख्या है वो अब फिर बढ़ चुकी है, क्योंकि उसमें जो एक मादा चीता थी उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। अब देखिए यहाँ पर बेसिक तौर पे हमने देख लिया जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो इनका जो वर्गीकरण है वो भी किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। और क्यों किया जाता है, जो पहले हमने बताया कि प्रजाति के स्तर पे अलग अलग जो स्पीसीज हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनकी जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए विशेष तौर पे जो आवासीय संरक्षण है वो प्रदान किया जाता है। जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको महत्वपूर्ण यहाँ पर रखा जाता है। वैज्ञानिक जो शोध है, जो शिक्षा है, उसको खास तौर पे तवज्जो दिया जाता है। इको टूरिज्म की बात करेंगे तो सतत विकास की जो एक अवधारणा है उसको खास तौर पे क्या किया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है नेशनल पार्क के स्तर पे। भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां इतने संरक्षण देने के बावजूद, क्योंकि इलीगल तरीके से अभी भी जो हंटिंग है वो नेशनल पार्कों में बनी हुई है। ये एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। जो लकड़ी कटाई है ये भी चोरी से इलीगल तरीके से हो रहा है। वन भूमि या नेशनल पार्क के भूमि का जो अतिक्रमण है, पर्यटन का जो लगातार बढ़ता हुआ दबाव है, या फिर कह सकते हैं कि वन्य जीव जो संघर्ष है, ये कुछ बड़ी चुनौतियां। इसके अलावा एक सबसे वैश्विक जो चुनौती है वो क्लाइमेट चेंज की है। और इस तरह के जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इस कारण से जो भी प्रजातिगत जो एक सेंसिटिविटी है वो चुनौती बनी हुई है। तेजी से बढ़ता हुआ जो नदी प्रदूषण है, खासतौर पे काजीरंगा, सुंदरबन वाले जो क्षेत्र हैं, ये नेशनल पार्क के सामने कुछ महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उस रूप में उभर रहे हैं। संरक्षण के अगर उपाय की बात करेंगे तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए, इस पर विशेष तौर पे सुरक्षा जो मानक हैं उनको लागू किया जाए, व्यवहारिक स्तर पे उसकी निगरानी की जाए, उसके स्तर पे प्रॉपर इनका एक तरह से डाटा मॉनिटरिंग की जाए। टाइगर जो रिजर्व हैं इनका और एक्सपेंशन किया जाए, विस्तार किया जाए। प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट है। तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट चीता है, तो जो विशेष प्रजातिगत जो वन्यजीव हैं उनके संरक्षण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए, उनकी निगरानी की जाए, उनके जो भी इनिशिएटिव हैं उनमें और एक्सपेंशन किया जाए। वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसे सही तरीके से रेगुलेशन के स्तर पर लाया जाए, ताकि जो भी चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। और इस तरह के क्षेत्रों के लिए विशेष जो इन्वेस्टमेंट है, जो फिनेंशियल जो फंड है, उसकी व्यवस्था की जाए। कम्युनिटी के स्तर पे देखें तो जो कंजर्वेशन है और जो एक अवेयरनेस की बात कही जा रही है उसका अगर हम विस्तार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए जो होना चाहिए, जो करने के उद्देश्य से ये क्षेत्र बनाए गए हैं, इन वन्य जीव, इन इकोसिस्टम, नेचुरल जो लैंडस्लाइड है, इसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं और ये हमारे सतत विकास के लिए अहम हो सकता है। तो आज के एपिसोड में हमने आज के टॉपिक में जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क थे एमपी के, उन पर बात रखी और उनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, उन पर भी चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।